बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से करेंगे। देखिए, खबर पाकुड़ से मिल रही है, जहां झारखंड एटीएस की टीम ने पाकुड़िया के डोमनगढ़िया गांव में छापेमारी की है। और देखिए, यहां पर राजा मियां, उसके बेटे शमशुल अंसारी और उसके सहयोगी मुंशी मुर्मू के घर से डेटोनेटर बरामद हुआ है। पूछताछ में यह पता चला है कि ये लोग पश्चिम बंगाल से डेटोनेटर लाते थे। पुलिस ने बरामद किया है लाखों डेटोनेटर और उसको जब्त कर लिया है। पाकुड़िया के डोमनगढ़िया से बरामदगी हुई है। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजा मियां के घर में डेटोनेटर मिला है। दरअसल ये पश्चिम बंगाल से डेटोनेटर लेकर आते थे। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, देखिए, बताया जा रहा है कि एक के घर में डेटोनेटर बरामद हुआ है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, बात की जाए तो पाकुड़ में ये इनपुट जो है झारखंड एटीएस को मिली थी, जिसके बाद झारखंड एटीएस की टीम जो है वो पाकुड़ गई और वहां पर ये तमाम जो विस्फोटक है उसे बरामद किया गया। करीब 3 लाख पीस के आसपास जो ये डेटोनेटर है, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, जिसका इस्तेमाल माइनिंग के क्षेत्र में किया जाता है, उस पर्पज से ही इसके शायद वहां से लाया गया था पश्चिम बंगाल से अवैध उत्खनन को लेकर। बता दें कि अवैध उत्खनन जो पाकुड़ और आसपास के जो संथाल परगना के इलाके हैं वहां के लिए एक बड़ी समस्या है और लगातार इसे लेकर ईडी भी जांच कर रही थी। वहीं इन डेटोनेटर का इस्तेमाल कहीं न कहीं नक्सल और उग्रवाद संगठन के लोग भी कर सकते थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद इस भारी मात्रा में विस्फोटक को बरामद किया गया। और अब इन तीनों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर इसका कनेक्शन क्या है और किन वजहों से ये यहाँ लाया गया था और क्या इसके पीछे जो जहां से ये सप्लाई चेन है वो किनके द्वारा इन तक मुहैया कराई गई थी। इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल पूछताछ जो है वो जारी है और इस पूछताछ के बाद कई अहम सुराग मिल सकते हैं और इस मामले में और भी लोगों की गिरफ्तारियां जो है वो संभव हो सकती हैं। तो फिलहाल अभी पूछताछ का दौर है, लेकिन अपने आप में बड़ा एक जो कहा जाए तो रिकवरी है। करीब 3 लाख पीस इस तरह के डेटोनेटर का बरामद होना बताता है कि कितना पुख्ता इनके द्वारा जो इनका जो सप्लाई चेन था वो कितना पुख्ता और मजबूत था। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए ओम प्रकाश। और एक बड़ी खबर रामगढ़ से मिल रही है, जहां पर देखिए भुरकुंडा रेलवे साइडिंग पर बदमाशों ने फायरिंग करके दहशत फैलाने की वहां पर कोशिश की और इस घटना में साइडिंग इंचार्ज और दूसरे कई लोग बाल बाल बच गए हैं। देखिए, घटना की सूचना मिलते ही पतरातू एसडीपीओ, पतरातू इंस्पेक्टर और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से कई खोखे भी बरामद किए। बताया जा रहा है कि बाइक सवार नकाबपोश 2 अपराधी साइडिंग के करीब पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग की। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखिए, पुलिस फुटेज खंगाल रही है। 10 दिन पहले भी बदमाशों ने भुरकुंडा साइडिंग पर हवाई फायरिंग की थी और रंगदारी मांगी थी। तो आशंका ये जताई जा रही है कि आज भी बदमाशों ने रंगदारी के लिए गोलीबारी की है, लेकिन फिलहाल किस गैंग ने गोलीबारी की जिम्मेवारी नहीं ली है। बताते चलें आपको, किसी गैंग ने अभी तक गोलीबारी की जिम्मेवारी नहीं ली है, लेकिन बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो कि आपको दिखा रहे हैं। 10 दिन पहले भी फायरिंग हुई थी। रामगढ़ का ये मामला है। भुरकुंडा रेलवे साइडिंग में फायरिंग का एक मामला सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो युवक है वो फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। और 2 व्यक्ति बाइक पे आए थे और बाकी चीज़ों का अनुसंधान जारी है और जल्दी इसका खुलासा भी करेंगे। किसी को गोली भी लगी है क्या सर? नहीं, इसका कोई गोली नहीं लगी किसी भी व्यक्ति को। टोटल 3 या 4 राउंड फायर किया गया था। उसकी स्पष्टीकरण भी हम बाद में दे देंगे कितना राउंड फायर किया। सीसीटीवी में देखिए हमारे पास में कुछ फुटेज मिला है, बट अभी उसका वेदन या फिर उसका खुलासा हम नहीं कर सकते। पहले हम अनुसंधान कर लें, उसके बाद आपको पूरा सूचना दे देंगे। खबर दुमका से, जहां पर पुलिस ने नगर पालिका चौक के पास में 2 होटल में छापेमारी की और होटल मत्स्यगंधा से पुलिस ने 6 लड़कियों को हिरासत में लिया है। आरोप यह है कि होटल में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। पुलिस लड़कियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। होटल के रजिस्टर में यहां पर 2 लोग की एंट्री थी, सिर्फ 2 लोगों की यहां पर एंट्री थी इस होटल में। लेकिन जब पुलिस ने छापेमारी की तो वहां से 6 लड़कियां मिली। एक कमरे से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है। ये ठीक बाद हम लोगों ने मत्स्यगंधा होटल पर छापामारी किया है। इसमें कुल 6 कमरा है, मतलब 2 लोगों की एंट्री मिली पाई गई है रजिस्टर में और इसमें 6 कमरा में लड़कियां थी और जो इलीगल चीज़ें होती है वो बिस्तर पर बरामद हुआ है और इनका कहीं भी पुष्टि नहीं हुई है। ऐसा
जो देख के लग रहा है कि इनके द्वारा कुछ गलत काम कराया जा रहा है और इनके द्वारा किया जा रहा है। इनको अभी डिटेन करके थाना ले जाया जा रहा है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करानी। और अब बात शराब घोटाले की करेंगे। रांची की एसीबी कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के बड़े शराब कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। एसीबी ने सिद्धार्थ सिंघानिया को पूछताछ के लिए 11 जून को नोटिस भेजा था, लेकिन वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए। इसके बाद एसीबी के आवेदन पर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तो आखिर कौन है सिद्धार्थ सिंघानिया और इससे पूछताछ क्यों है, महत्वपूर्ण जानकारी बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा। मामले में एसीबी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस मामले में एसीबी कोर्ट की ओर से छत्तीसगढ़ के रायपुर के प्रसिद्ध कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। मतलब सिद्धार्थ सिंघानिया की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। सिद्धार्थ सिंघानिया कौन है, ये आपको जानना चाहिए। सिद्धार्थ सिंघानिया शराब घोटाले में मैन पावर कंपनी जो सप्लाई होती है मैन पावर की, उससे जुड़े हुए हैं। और बता दें कि एसीबी ने बाकायदा इन्हें पूछताछ के लिए बुलावा भेजा था, नोटिस भेजा था। इन्हें 11 जून को एसीबी मुख्यालय आना था रांची में, लेकिन ये नहीं पहुंचे। उसके बाद एसीबी ने एसीबी कोर्ट में आवेदन दिया और आवेदन दे करके जो आवेदन हुआ उसी के आधार पर एसीबी कोर्ट की ओर से अब गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में वहाँ जब सिद्धार्थ सिंघानिया के आवास पर, उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई थी तो डायरी मिला था। वो डायरी में तमाम चीज़ें लिखी हुई थी कि किस तरीके से झारखंड में शराब घोटाले को कैसे मैनेज करना है, कैसे तमाम चीज़ों को अंजाम देना है, यहाँ कैसे तमाम चीज़ों को मैनेज करने की बातें उस डायरी में लिखी हुई थी। और वो डायरी बहुत काम करेगी जब आपको वास्तव में सिद्धार्थ सिंघानिया की गिरफ्तारी होगी और पूछताछ के लिए एसीबी यहाँ लाएगी। बता दें कि यहाँ भी जो सिद्धार्थ सिंघानिया का रसूख जो है झारखंड में भी था और झारखंड की शराब नीति में उनकी भूमिका बहुत बड़ी मानी जा रही थी। ऐसे में एसीबी के लिए बहुत जरूरी था कि आखिर जब इसकी शराब घोटाले की परतों को खोला जाए तो सिद्धार्थ सिंघानिया से पूछताछ बेहद जरूरी है। और ऐसे में अब एसीबी के आवेदन पर एसीबी कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। जाहिर है कि अब एसीबी को इस मामले में बहुत कुछ हासिल होने जा रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। शराब घोटाले में जैसे जैसे एसीबी की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सियासत गरमाती जा रही है। जेएमएम को जहां एसीबी की कार्रवाई पर भरोसा है, तो वहीं बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। छत्तीसगढ़ में किस मामले में है, क्या कुछ तथ्य और सबूत मिले हैं, वो तो जांच एजेंसी बता पाएगी। लेकिन जैसा जांच में सामने आएगा, किसी तरह के सूत्र, किसी तरह की मिलीभगत, तो निश्चित रूप से कार्रवाई। सरकार बैठी रही, छत्तीसगढ़ लॉबी आई, कब्जा कर लिया, प्लेसमेंट एजेंसीज वहाँ से आई, घपला कर लिया। और जो बड़े व्यवसायी थे वहाँ के सिद्धार्थ सिंघानिया, वो भी रडार में है। झारखंड का कनेक्शन उनका किससे क्या है ये छिपा नहीं है। जब आम लोग जानते हैं कि इस घोटाले के पीछे के असली जो वजीर हैं वो कौन है, तो कब तक प्यादों को पकड़कर एसीबी अपनी पीठ थपथपा पाएगी। बड़ी खबर झारखंड के सियासी गलियारे से, जहां पर कल पटना में हुए इंडिया गठबंधन की बैठक में जेएमएम को नहीं बुलाया गया। और खबर यह है कि बैठक में नहीं बुलाए जाने से जेएमएम नाराज है। जेएमएम ने यह साफ साफ कह दिया है कि बिहार चुनाव को लेकर वो गंभीर है और 12 सीट पर हर हाल में चुनाव लड़ेगा। जेएमएम का दावा है कि हेमंत सोरेन के रूप में उनके पास गठबंधन का बड़ा चेहरा मौजूद है, जिसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा। आरजेडी और कांग्रेस ने जेएमएम को धैर्य रखने की सलाह दी है। आरजेडी ने यह कहा कि जिस तरह से जेएमएम ने झारखंड चुनाव में फैसला लिया, ठीक उसी तरीके से बिहार चुनाव में आरजेडी फैसला लेगा। दावा है तो कोई हवा हवाई नहीं है। हमारी वहां जमीन है, हमारा वहां जनाधार है, हमारे लोग हैं वहां। और सबसे बड़ी बात कि आज पूरे देश का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारा है। 12 सीट स्टेट यूनिट ने लिखकर भेजा है। मैं समझता हूँ 7-8 सीट ऐसे हैं जो बहुत मजबूत जनाधार है, वहाँ हमारे पास योग्य उम्मीदवार हैं और हम चाहेंगे कि उन सीटों पर इंडिया गठबंधन के तहत हमें मौका मिले। अभी विधानसभा बिहार में जो होना है अभी विलम्ब है, इसलिए जेएमएम को धैर्य रखना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से जेएमएम ने झारखंड में कहा कि हम बड़ा भाई के रूप में हैं, वैसे ही बिहार में राष्ट्रीय जनता दल बड़ा भाई के रूप में है। जेएमएम ने जो वहाँ निर्णय लिया उसी तरह का निर्णय बिहार में भी होगा। अगर जेएमएम को नहीं बुलाया गया तो उस पर नाराजगी नहीं व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि अभी समय जब आएगा तब सीटों का बंटवारा होगा। और बड़े भाई की भूमिका में बिहार में है राष्ट्रीय जनता दल। जो राष्ट्रीय जनता दल तय करेगा उसी के अनुसार चुनाव होगा।
कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और लाइक माइंडेड पार्टियों को साथ लेकर के चलती है। हम अपने सहयोगी दलों के साथ मिल बैठकर सारी चीज़ों को तय कर लेंगे। बिहार इलेक्शन मजबूती के साथ लड़ेंगे, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। कहीं पे भी आपस में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। पटना में इंडिया गठबंधन की बैठक में जेएमएम को नहीं बुलाने पर बीजेपी ने चुटकी ली है और कहा है कि नहीं बुलाकर सहयोगियों ने जेएमएम की बेइज्जती की। कर दिया इनको राजद ने। ये तो इंतजार करते रहे कि दरवाजा खुलेगा, बैठक में निमंत्रण मिलेगा, इनके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। ये 12 सीटों की मांग कर रहे थे, पर जब दरवाजा ही बंद हो गया तो एक भी सीट नहीं देने जा रहे हैं। जो ममता बनर्जी जी ने इनको खदेड़ कर वेस्ट बंगाल से भगाया था जब ये सीटों की मांग कर रहे थे, लालू प्रसाद और कांग्रेस भी वही कर रही है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने सवाल उठाए हैं। रांची में उन्होंने ये कहा कि 2 बार टेक्निकल टेस्टिंग के बाद कैसे दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना की जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी होगी। अंबा प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की। देखिए, ये काफ़ी शॉकिंग है पूरे देश भर के लिए और ये सोचने वाला विषय है कि ऐसी चूक कैसे हो रही है। ये हमारे देश नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, उनके जान के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है। 2 जगह प्लेन को चेक किया जा रहा है। दिल्ली में भी, दिल्ली से विमान जब टेक ऑफ कर रही है और अहमदाबाद आ रही है तो दिल्ली में भी चेक हो रहा है, विमान का टेक्निकल जांच हो रहा है और अहमदाबाद में भी टेक्निकल जांच हो रहा है। उसके बाद भी ये 2 जांच के बाद भी मतलब टेक ऑफ के समय इस तरह का पूरा प्लेन एक बॉम्ब की तरह फट जाता है। बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां पर मानगो पुल पर भीषण जाम लगा हुआ है, जिसके कारण आजाद नगर, टिमना रोड और मानगो हनुमान मंदिर जाने वाली सड़क पर गाड़ियां रेंग रही हैं। जाम इतनी भयावह है कि 3 से 4 एम्बुलेंस इसमें फंस गई। कड़ी मशक्कत के बाद जाम हटवाया गया। ट्रैफिक पुलिस के जवान जाम को हटाने में लगे हुए हैं। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। मानगो पुल के पास भीषण जाम की स्थिति, शहर में गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। एम्बुलेंस फंसने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा यहां पर मरीजों को। जमशेदपुर की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। मानगो पुल के पास भीषण जाम और इसकी वजह से, जाम की वजह से 3 से 4 एम्बुलेंस इसमें फंस गई। घंटा से जाम में फंसे हुए हैं और कई 4 एम्बुलेंस भी फंसे हुए थे, लेकिन ट्रैफिक जो है आस्ते से क्लियर कर रहा है और लोगों को बड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बुरी तरह का ये जाम का ये परिस्थिति है। ये देख रहे हैं किस तरह का मतलब जो पोजीशन है। लोग कितने घंटों से लोग फंसे हुए हैं? कम से कम 3 से 3.5 घंटा हो गया। गर्मी का मौसम है और देख रहे हैं किस तरह हमारी माँ बहनें प्यास के मारे मर रही है और कुछ साधन नहीं उसके लिए। खबर गुमला से, जहां पर भरनो थाना के जूरा गांव के पास में ट्रेलर ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। और इस दुर्घटना से गुस्साए लोगों ने रांची गुमला मार्ग को जाम कर हंगामा कर दिया, जिसके कारण सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी और सीओ मौके पर पहुंचे, लोगों को समझा बुझा करके जाम को हटवाया। मृतक के आश्रित को अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन की ओर से 20,000 रुपए की राशि दी गई। खबर हजारीबाग से है, जहां पर खीरगांव चौक पर बिजली और पानी को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद चतरा हजारीबाग सड़क को जाम कर दिया। लोगों का यह कहना है कि उनके इलाके में 15 दिन से न बिजली है न पानी की सप्लाई हो रही है, जिससे वो परेशान है। कोई अधिकारी उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं ले रहा है। बिजली और पानी नहीं होने की वजह से भीषण गर्मी में उनका जीना मुश्किल हो गया है। 15 से ऊपर हो गया है, ना बिजली ठीक से है, जिसमें लड़का लोग का पढ़ाई का भविष्य खराब हो रहा है। दूसरा है कि पानी के चलते इतनी किल्लत है कि कोई बीमारी आदमी के लिए अगर पानी भी लाने जाते हैं हम लोग तो उस जगह क्या है, जब फिल्टर होता नहीं पानी तो वो पानी भी नहीं डाल रहा है। 15 दिन से जो है ना रात दिन हम लोग परेशान हैं और जब तक आला अधिकारी नहीं आएगा हम लोग है यहाँ से रोड जाम हटाएंगे नहीं। इसलिए मैंने बहुत परेशान होकर हम लोग रोड जाम किए हुए हैं। बिजली का दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, ये जो नली है कभी साफ नहीं होता है। नगर निगम को बोलते थक जाते हैं, स्टाफ कर्मचारी बोलते हैं, कोई काम नहीं बनता है। और अब बात करते हैं मौसम की। झारखंड में मौसम मानसून का इंतजार जो है लंबा होता जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 16 से 17 जून के बीच में संथाल परगना के रास्ते झारखंड में मानसून प्रवेश कर सकता है। राजधानी रांची में 18 से 19 जून के बीच मानसून आ सकता है। साल 2013 के बाद देखिए मानसून राज्य में देरी से आ रहा है। मानसून पर
और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की इस रिपोर्ट को देखिए। झारखंड में मानसून के बादलों की इतनी चंचलता 2013 के बाद कभी नहीं देखी गई। और अगर आप राजधानी रांची के आसमान को ही देखें तो ये मौसम यानी आज की तारीख जो है 13 जून, इस समय मानसून के बादलों की तारीख है। लेकिन राजधानी के आसमान को अगर आप देखेंगे तो आसमान नीला नज़र आता है और टुकड़ों में बादल नज़र आते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची भी हैरान है और उसको उनकी माने तो फिलहाल 12 से 16 जून तक राजधानी रांची समेत कई जिलों में बारिश हो सकती है। तेज हवा वज्रपात की जो है वो एक तरीके से अनुमान जारी किया गया है। लेकिन राजधानी रांची में अगर आप कहेंगे तो उमस काफ़ी ज़्यादा है। उमस मतलब कि जो आर्द्रता है, न्यूनतम आर्द्रता वो बढ़ी हुई है, उसके कारण दिन में काफ़ी पसीना आता है। दोपहर बाद हालांकि एक दिन छोड़कर दोपहर बाद बारिश हो रही है, लेकिन फिलहाल ये समय मानसून का था और मानसून का जो फिलहाल जो पूर्वानुमान है वो पूर्वानुमान है 16 से 17 जून संथाल के रास्ते। लेकिन यही राजधानी आते आते यह तारीख हो जाएगी 18 से 19 जून। कुल मिलाकर समझ जाइए कि मानसून की तारीखों में बादलों की दगाबाजी का खेल चल रहा है। हल्की हवाएं हैं, लेकिन जब तक हवा का प्रवाह तेज नहीं होगा तो केरल से उठा मानसून बंगाल के रास्ते संथाल होता हुआ झारखंड नहीं पहुंचेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर पर रखे गए गमले में लगे फूल पौधे सूखने लगे हैं। पिछले साल अक्टूबर में इस फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ था, तब इसे काफी सजाया संवारा गया था, लेकिन कुछ महीने बाद ही इसके रखरखाव में लापरवाही बरती गई और इसकी स्थिति काफी ज्यादा आप देख सकते हैं कि सारे यहाँ पे पौधे सूख चुके हैं। संवाददाता गौरव झा की इस रिपोर्ट को देखिए। इच्छा शक्ति के साथ राज्य सरकार किसी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर पोस्टर और बैनर लगाती है। अगर उसी इच्छा शक्ति के साथ उस योजनाओं को चला लिया जाए तो राज्य बेहद ही खूबसूरत दिखेगा। राज्य सरकार ने हाल ही में कांटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। माननीय मुख्यमंत्री ने इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था। बड़े ही शौक से लोग इस फ्लाईओवर पर घूमने भी आते थे। इस पे रंग रोगन कर पेड़ पौधे भी लगाए गए थे, लेकिन उस पेड़ पौधे की स्थिति क्या है इसे देखने वाला कोई नहीं है। बड़े ही खूबसूरत लगने वाले इस फ्लाईओवर की स्थिति ये है कि अब धीरे धीरे बंजर बनता हुआ दिख रहा है। 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था। 2500 करोड़ की लागत से इस फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ था और उद्घाटन के बाद स्थिति ये उत्पन्न हुई कि जो भी पेड़ पौधे लगाए गए वो धीरे धीरे सूखते हुए नजर आ रहे हैं। जिस विभाग की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि पेड़ पौधे जब लगाए गए हैं तो उसका संरक्षण किया जाए, उसकी देखरेख की जाए, उसमें पानी दिलाया जाए, वो पेड़ पौधा अब सूखता हुआ दिख रहा है। राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा ये भी किया है कि रांची शहर के अंदर सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा, कचहरी और उसके आसपास के इलाके को सुंदर बनाया जाएगा। पर आपने जो सुंदर चीजें बनाई थी उसे भी सहेज कर रखने की जरूरत है, उसमें भी पटवन करने की जरूरत थी, उसमें भी पानी डालने की जरूरत थी, ताकि उसकी जिंदगी और बढ़ सकती और खूबसूरत लग सकता था। क्योंकि जब शुरुआत में ये फ्लाईओवर बना तो आरोप ये लगाए गए कि इस फ्लाईओवर पर जो गमले लगाए गए हैं उसकी चोरी होने लग गई। लेकिन उसके बाद तस्वीरें ये निकल कर आई कि गमले तो फिक्स हुए, लेकिन उसमें फूल पौधे कब तक सफल हो पाएंगे ये सवाल या निशान खड़ा हो गया और सभी गमले सूखने लग गए हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। पश्चिम सिंहभूम के गुदड़ी प्रखंड में देखिए अबुआ आवास योजना के लाभुक परेशान हैं। लाभुकों को चिंता है कि 2 लाख रुपए में कैसे छत की ढलाई होगी। कई लोग बैल बकरी बेचकर घर बना रहे हैं, जबकि कई लोगों को योजना की सिर्फ एक ही किश्त मिली है। कम पैसे होने के कारण बड़ी संख्या में लोग छत की ढलाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में डर से लोग घर तोड़ रहे हैं। संवाददाता रूपेश प्रधान की इस रिपोर्ट को देखिए। पहले किस्त केवल मिला है 30,000, उसके बाद नहीं मिला। उसके बाद नहीं मिला। तो ये पूरा बना कैसे लिया आप? बैल बकरी बेच के बना लिए, क्या करेंगे? बाकी पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? काम क्यों नहीं मिल रहा है हमको पता नहीं। हम लोग बैंक चेक करने के लिए जाते हैं तो बैंक में आया ही नहीं पैसा। 30,000 मिलेगा। 30,000 में इतना बन गया? हाँ, अपना लगा है। अपना लगा है और नहीं मिल रहा है पैसा? हाँ, नहीं मिल रहा है। नहीं। इतने गरीब लोग हैं जो कि अपने घर से भी इतना पूंजी नहीं लगा सकते हैं, इसलिए ये लोग जो है हमारे ऊपर FIR दर्ज होगा बोलकर के ये लोग जो अपना ढलाई करने का कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पाएंगे। उसी के डर से ये लोग जो है घर अपना तोड़ दिए हैं। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिले के सुदूर गुदड़ी प्रखंड क्षेत्र में अबुआ आवास योजना के तहत घर निर्माण के लिए लोगों को समस्या हो रही है। समस्या ये है
कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये गुदड़ी क्षेत्र के राजगांव क्षेत्र का एक आवास निर्माण यहाँ हो रहा है और लोगों को 2 लाख करीब इसकी राशि मिलती है। लेकिन पहले लोगों को जानकारी नहीं दिया गया था कि इसमें जो निर्माण होना है उसमें छत ढलाई करना है, तो वे अपने जो एल्वेस्टर लगाने के हिसाब से घर का निर्माण कर चुके थे। लेकिन उसके बाद प्रखंड कार्यालय द्वारा और संबंधित विभाग द्वारा उन्हें बताया गया कि नहीं, आपको एल्वेस्टर नहीं लगाना है, आपको छत ढलाई करना है, जिसके कारण अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो कार्रवाई के डर से अभी जो लाभुक हैं, आप देख रहे हैं यहाँ एल्वेस्टर लगाने के लिए जो तैयारी कर चुके थे, तो अब वे तोड़कर इसे छत ढलाई करने के अनुसार उसको प्लान कर रहे हैं। अब यहाँ के जो मानकी मुंडा और क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, वे भी इन लाभुकों के समस्या के बारे में जिला प्रशासन और सरकार को अवगत कराने के लिए लगातार इस बारे में बैठक कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उन्हें इस क्षेत्र की स्थिति के अनुसार पहले जैसे आवास निर्माण होता था और एल्वेस्टर लगाया जाता था, उसकी अनुमति दिया जाए। तो अब आगे देखना है कि जिला प्रशासन और संबंधित विभाग द्वारा इसमें क्या निर्णय लिया जाता है और लाभुकों की इस समस्या का समाधान कैसे किया जाता है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18।